जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ हम नया इनिशिएटिव जो मैंने लिया हुआ है कि आप लोगों को कवर कराना है आपके एग्ज़ाम से पहले। जो भी कैंडिडेट एनडीए, 2 मिनट, थोड़ा सा थिकनेस बड़ा कर लेता हूँ मैं इसका पेन का। वेट फॉर अ मिनट। जो भी कैंडिडेट 1 सितंबर की टारगेट कर रहा है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, तो बस उसके लिए ही टॉपिक है। दूसरी चीज है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये राज्य को निशा निर्देश दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? राज्य को निशा आदेश दिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि पॉलिसी अगर कोई गवर्नमेंट बनाता है तो उसको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो राज्य में वो इसी के मुताबिक बन रही है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, इसलिए बोला जाता है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है एग्जाम एंगल से। देखिए, एग्जाम में यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस अज्यूम करके चलिए आप। 2 से 3 क्वेश्चन जब आप अज्यूम करके चलते हैं तो मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इसको मिस मत करिए। ये टॉपिक को बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं। ये मिस मत करिए। अगर आप मिस कर दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज है, राज्य को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए, राज्य को किस तरीके से आगे मतलब बोल सकते हैं डेवलप करना चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य को डेवलप करना चाहिए, उस पर बात होती है। ठीक है, तो उसी को लेके डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, राज्य को क्या करना है, ऐसी पॉलिसी बनाना है जो कि क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो उसी पे हम बात करेंगे, एक एक आर्टिकल लेंगे, एक एक चीजें लेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। 2 मिनट, चीजें सब बढ़िया से चल रही है। ओके, ठीक है, आवाज वगैरह आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, चलो यहां तक चीजें क्लियर। चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। हाँ, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जो भी हमारे एमपी और एमएलए हैं, मुझे अभी तक ये चीजें समझ में नहीं आई है कि ये अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाते। चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, एमएलए क्या बोलेंगे हम उन्हें, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाते? रिसेंट में पुणे के अंदर क्या हुआ, रिसेंटली पुणे के अंदर क्या हुआ कि यहाँ फ्लड आ गए। अब मैं इस चर्चा को ज्यादा फ्रीडमली बात नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ, ये संदेश मैं आप स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा कि मात्र 24 आवर की रेनफॉल के अंदर, प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या हुआ है, पूरे पुणे के अंदर फ्लड आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ 24 आवर, अगर ये 30 आवर या 32 आवर रेन हो जाती तो बताइए क्या होता, जिसमें 4 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। तो बड़ा नंबर है। मुझे लगता है फ्लड से 4 लोगों की डेथ होना बोले तो, और पुणे जैसी, जबकि ये लीवर्ड साइड में, मतलब यहाँ तो बारिश होती नहीं है। समझो, पुणे में तो इतनी बारिश होती ही नहीं है एज कंपेरिजन टू मुंबई देखा जाए। तो उस पर सोचना जरूरी है कि हमारा जो सिस्टम है, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं ना, इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी भी हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोला जाता है, इसके जो इंजीनियर हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये इंजीनियर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर ज्यादा बारिश भी हो जाए तो कम से कम वो ड्रेनेज ऐसा हो कि वो जल्दी से निकल जाए पानी। लगातार बारिश आ रही है तो उसका मतलब क्या है, आपने ड्रेनेज बंद कर दिया था क्या? और इतने बड़े बड़े ड्रेनेज है, घर जितने बड़े बड़े ड्रेनेज होते हैं नीचे, तो इतना पानी उनके अंदर नहीं समा रहा है। तो कंसर्न तो उठता है। तभी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं कि राज्यों की क्या कर्तव्य है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस चीज को लेके जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इनके पास फंड की कमी है या किसी चीज की कमी है, इनको टैक्स प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है, टैक्स अगर डिले हो जाता है
तो उस पर भाई फाइन भी लगता है। तो हर चीज आपको चाहिए होती है टाइम पे, और जब सर्विस प्रोवाइड की बात आती है तो आप लोगों की सर्विस शून्य है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे PMPL बोला जाता है, उसको अपने चीजों पे सुधार करना। दूसरी चीज मुझे सबसे भयंकर चीज लगती है रोड। अरे भैया, रोड पे इंसान चलता है, मुझे लगता है आधे से ज्यादा डेथ तो हमारे रोड की वजह से होती। मतलब जहां हाईवे है वहां तो रोड बढ़िया है, एकदम स्वच्छ, पर गली या आपके लोकल एरिया में क्या रोड है, वहां कोई भी गड्ढे के मारे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, 2-2 इंचिस के गड्ढे, मतलब समझ रहे हो आप, 2-2 5-5 इंचिस के आप गड्ढे देख पा रहे हो वहां, और वहां ज्यादातर डेथ होने की संभावना ज्यादा होती है। तो उस पे भी कॉर्पोरेशन को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संज्ञान लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कि भैया कुछ काम हो। पुणे मेट्रो सिटीज बनने जा रही है, तो मेट्रो सिटीज के नाम पे कलंक क्यों है? ठीक है, चलो, तो राज्य के इसी निर्देशकों पे हम बात करेंगे आगे, कि राज्य की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसी पे हम लोग आगे संज्ञान करेंगे। आई होप सो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, नॉइस भी एकदम क्लियर। चलो, सबसे पहला, द सोर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्पेनिश, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। देखिए, लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने यहां से कॉपी पेस्ट मार लिया, नहीं, हमने कुछ पॉजिटिव एंगल्स लिए। हमने क्या लिए? कुछ पॉजिटिव एंगल लिए। तो हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है, हमने कहां से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, या हम उसको बोल सकते हैं स्पेन से लिया है। ठीक है, दूसरी चीज, डीपीएसपी इमर्ज आर्टिकल 45 ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल 45 के अंदर है, और इंडिया के अंदर कहां है? ये पार्ट 4 के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर है, तो पार्ट 4 के अंदर है। और कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आर्टिकल 37 आपको क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब राज्य को, स्टेट को क्या करना है? अगर कोई आप रूल्स ला रहे हैं, कोई स्कीम्स ला रहे हैं, कोई लॉ ला रहे हैं, तो आपको क्या करना है? राज्य को ये देखना है पहले। ठीक है, दूसरी चीज, इनका एम क्या होना चाहिए? सोशली, इकोनॉमिकली और जस्टिस, ये होना चाहिए पीपल की तरफ। किसकी तरफ? वी द पीपल, मतलब पीपल की तरफ हमको सोशल, इकोनॉमिकल और जस्टिस, ये तीन ही वर्ड दिए हैं, तो इसी पे हमको काम करना है। दूसरी चीज है वेलफेयर स्टेट बनाना है, राज्य को, राज्य के अंदर गरीबी हटानी है, सोशली डेवलपमेंट लाना है, और जस्टिस प्रोवाइड करनी है इक्वली। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखें। अब देखते फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। देखिए, बहुत ज्यादा इसमें क्लैशेस होते हैं, और ये आपको समझ में भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चंक है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग वीडियो जल्दी बनाएंगे, पर मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करवा देता हूं आपको, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे भी पूरा वीडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा। अनलाइक फंडामेंटल राइट, द स्कोप ऑफ डीपीएसपी इज लिमिटेड। तो अगर आपसे क्लैशेस में पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट पावरफुल है कि डीपीएसपी, देखिए, पहली चीज, दोनों अपनी अपनी जगह पे है, बट जब फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है तो डीपीएसपी थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ठीक है, एंड इट्स प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन वर्क एज अ माइक्रो लेवल। ठीक है, तो छोटे लेवल पे डीपीएसपी भी काम तो वही कर रहा है, फंडामेंटल राइट वाला ही काम कर रहा है, बट थोड़े से लिमिट के साथ। डीपीएसपी क्या है? एक आइडियल है स्टेट के लिए, शुड फॉलो इन माइंड। जब वो कोई लॉ बना रहे हैं कंट्री के लिए, तो उनको ये दिमाग में रखना है कि डीपीएसपी है हमारे पास, कौन से? पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 4 के अंदर। तो ये ध्यान में और दिमाग में रख के काम करना है
ऐसे नहीं हवाबाजी कर सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर अफर्मेटिव डायरेक्शन ऑन द हेड एंड फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव ऑन द प्रोविडेशन नेचर। देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव सेंस में, किसके, स्टेट के। क्यों, क्योंकि देखो लॉ बनेगा तो लॉ में देखो आर्बिट्री लॉ भी बनाया जा सकता है। जैसे कल को कोई कानून आ जाए कि महिलाएं 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, महिला वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकती, महिला को कहीं बाहर जाना है तो उसको एक मेल काउंटर पार्ट साथ में जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई लॉ आ जाए तो ये तो आपके फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है। तो इस वजह से डायरेक्टरी प्रिंसिपल जो है स्टेट के लिए नेगेटिव पार्ट में आता है और आपके लिए क्या आ जाता है फिर यहाँ पॉजिटिव पार्ट। जैसे फंडामेंटल राइट आपके लिए क्या है, पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है। पुट द लिमिटेशन ऑफ द स्टेट, इसलिए उसको नेगेटिव पार्ट में बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन बनेगा कि फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये डाल दिया जाएगा। डीपीएसपी कोई लॉ में इंफोर्स नहीं कर सकते और ये नॉन जस्टिएबल होता है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते आप, ठीक है। ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। दूसरी चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट गो हेड एंड हेड एंड हेड, ठीक है। तो हाथ मिला के दोनों चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो सब पावरफुल है। एक चीज और, डीपीएसपी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू फंडा, तो अगर कोई ये भ्रम में है तो ऐसा मत सोचना, डीपीएसपी को भी उतना ही इक्वल माना जाता है और फंडामेंटल राइट को भी उतना ही इक्वल माना जाता है। चलो अब कुछ फिलॉसफी की बात करते हैं, कुछ आइडियोलॉजी की बात करते हैं, मुझे लगता है आइडियोलॉजी पे बात करना जरूरी है। चलो अब हम फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, फंडामेंटल राइट्स पे भी होगा, उसके बाद आपके डीपीएसपी तो चल ही रहा है आपका, और फंडामेंटल ड्यूटीज पे भी बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले डीपीएसपी, डीपीएसपी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। कितने कैटेगरी में बटा हुआ है, 3 कैटेगरी में बटा है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब समाज को हमको क्या देना है, वेलफेयर स्टेट देना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वहां तक भी न्याय पहुंचना चाहिए, जस्टिस, ठीक है। तो इस वजह से सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। दूसरा आता है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी की कुछ विचारधारा थी, हम वो लोग देखेंगे, आगे आगे चीजें हैं। दूसरा लिबरल और इंटेलेक्चुअल, ये वो तबका है जो ज्यादा पढ़ लिख लिया है, जिसे इलाइट क्लास भी बोलते हैं, या लिबरल उसे बोल सकते हैं कि ऐसी विचारधारा है जो समाज में एक तबके पे उठ चुकी है, जो कि मतलब रिलीजन से भी उठ चुके हैं और कहीं ना कहीं समाज में एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं, ठीक है। उस लोगों को क्या बोलते हैं, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमको क्या देखना है, डायरेक्टिव बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 सबसे पहला है जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। हम लोग प्रिंसिपल के हिसाब से आर्टिकल लेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं ले रहे। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है, स्टेट shall strive to promote welfare for the people, securing to protect, ensuring social, economic and political justice by minimize the inequality in income, status, facilities and opportunities, ठीक है। तो हमको किस किस पे बात करनी है कि हमको समाज में स्टेटस अच्छे से चाहिए, हमको फैसिलिटीज भी हर चीज मिलनी चाहिए, और दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी भी हमें अच्छी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है सोशलिस्ट का, क्या, कि हमको समाज में इक्वलिटी देनी है। किस किस बेस पे चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। याद कर लो, यही लेक्चर में याद कर लो कि एग्जाम में पूछ दे कि आर्टिकल 38 किसके बारे में बात कर रहा है, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में क्या आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस, और मिनिमाइज, हमको एकदम मतलब बोलते ना गरीबी हमको दूर ही भगानी है, एकदम गरीबी ऐसे हमको खत्म करनी है समाज में से। बट देखिए मैं आपको सच्चाई बता दूं, पुअर या पुअरनेस
मतलब आप गरीबी हटाना चाहते हो या गरीबों को हटाना चाहते हो, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, दूसरी चीज मुझे लगती है कि हमें पैसे बांटने से अच्छा, मुझे ऐसा, एज माय पर्सनल ओपिनियन, कि पैसे बांटने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। कर भी रही है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, बट मुद्दा है कि गवर्नमेंट को, जैसे कौशल विकास योजना वगैरह है, जिसमें जो बच्चे हैं 10th पास हो चुके हैं, आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें फ्री में कौशल वगैरह दिए जाते हैं, अच्छी मतलब एजुकेशन मिल जाती है वहां से, जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके, ठीक है ना। तो चल रहा है, बट और मुझे लगता है प्रमोट करने की आवश्यकता है। दूसरा, आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है, स्टेट शेल हैज पार्टिकुलर डायरेक्टिव ऑफ पॉलिसीज टुवर्ड द सिक्योरिंग। तो हम क्या क्या करना चाहिए, राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द सिटीजन, मतलब राज्य को, मतलब किसको, स्टेट को ये सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी जिससे कि उसका गुजर बसर हो सके। सबसे पहला क्या है, खाना, दूसरा क्या है, कपड़ा, और तीसरा है रहना। ये तीन चीजें बेसिकली देना जरूरी है सरकार को, और इसके लिए आप डायरेक्टली दो या तो इनडायरेक्टली कुछ पॉलिसीज बनाओ, पर बनाना तो पड़ेगा। तो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब बेसिक लाइवलीहुड तो बनाना ही पड़ेगा, किसको, स्टेट को। उसके लिए पॉलिसीज बनाई भी है सरकार ने। दूसरा, टू ओनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल रिसोर्स शैल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनर टू सर्व द कॉमन गुड्स। सबसे पहले चीज, किसी एक आदमी के हाथ में मटेरियल रिसोर्सेज ना पड़ जाए। जैसे कि कोई हमारे देश में बिलियनियर है, मिलीनियर है, अडानी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अडानी, अंबानी, बजाज, तो इन्हीं के हाथ में पूरे रिसोर्सेज ना आ जाए। पता चला इन्हीं ने पूरे रिसोर्सेज ले लिए, तो गरीब जनता कहां जाएगी, गरीब लोग का मरे, ठीक है ना। तो हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी को भी, और जिसका जैसा पोटेंशियल है वो इकोनॉमी जनरेट कर सकता है। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, द स्टेट शेल अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। यही बात हो रही है, ठीक है ना। यह रिसोर्सेज की बात हो रही है, जैसे कि हम मिनरल्स वगैरह की बोल सकते हैं, मिनरल रिसोर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहां बात करेंगे हम लोग किसकी, फ्यू हैंड्स, वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, पैसा एक ही हाथ में ना पड़ जाए, गवर्नमेंट को उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। आपको एक चीज बताता हूं मैं, आप समझने की कोशिश करना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वेट फॉर अ मिनट, आपके लिए ब्लैंक शीट लाता हूं मैं, ठीक है, ब्लैंक शीट आ गई है। चलो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आप अगर मेरी बात समझ पाए और अच्छे से समझ पाए तो देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो दो लोगों के बीच में बटी हुई है, एक तो पुअर और एक तो आपका कहां है, इलाइट, ठीक है। तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, किसमें, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेगी, देखिए, पुअर जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन इनको दिया जा रहा है जिसकी वजह से ये इस कैटेगरी में आ गए। कैसे आएंगे, देखिए, इनसे क्या लिया जा रहा है, अगर हम देखें, इनसे क्या लिया जा रहा है, इनसे लिया जा रहा है टैक्स, ठीक है, इनसे क्या लिया जा रहा है, टैक्स। और ये टैक्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएगा, कहां जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, यही टैक्स को लेके क्या करेगा, इनकी स्कीम्स लागू करेगा। स्कीम्स आपको पता होगा, फार्मर के लिए स्कीम्स है, कई सारी चीजों के लिए स्कीम्स है। फिर क्या होगा, यहां जो लोग अपलिफ्ट होंगे, यहां जो लोग अपलिफ्ट होंगे, फिर कहां जाएंगे, इलाइट क्लास में जाएंगे। कहां जाएंगे, इलाइट क्लास में जाएंगे। तो धीरे धीरे पुअर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पुअर का लेवल कम हो जाएगा और इलाइट का बढ़ जाएगा। तो फिर समाज में क्या आ जाएगा, इक्वलिटी। क्या आ जाएगा, इक्वलिटी। इसको मैं अज्यूम करके चल रहा हूं 1000 ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है, 1000 ऑफ ईयर मान के चलिए, 1000 साल मुझे ऐसा लगता है। क्यों, क्योंकि देखिए, इक्वलिटी लाना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इक्वलिटी ऐसे ही आ जाएगी, नहीं आएगी, आई थिंक सो नहीं आएगी, ठीक है, उसके लिए समय लगेगा। चलो आगे देखिए,
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बिल्कुल, अगर आदमी काम कर रहा है 8 घंटा, अगर आदमी कोई वर्क को कंप्लीट कर रहा है 8 घंटा, और वही काम अगर लेडीज कर रही है, कोई महिला कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों काम तो बराबर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया जब दोनों काम बराबर ही कर रहे हैं तो पे भी बराबर मिलना चाहिए, बट हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब ये यूरोप नेशन नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में अभी भी इंफीरियर समझा जाता है, महिलाओं को इक्वलिटी नहीं दी जाती है। तो उसी का नतीजा है, जहां 8 घंटे के लिए 500 रुपीज मेन को मिल जाता है, वुमेन को 250 या 300 रुपीज संतुष्टि देनी पड़ती है उसी में। ठीक है, इक्वल वर्क करेंगे वो भी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथ द हेल्थ ऑफ द वर्कर। बिल्कुल, वर्करों को हमको क्या करना है, बचाना है, वर्करों को स्ट्रेंथ करना है, वर्कर की हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये सब डिस्कस कौन कर रहा है, सोशलिस्ट। और ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहां से आया है, रशिया से। रशिया मतलब जारिस्ट, और जारिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स वगैरह आपको पता ही होगा, तो वो सब इन्हीं की प्रिंसिपल है। चाइल्डहुड एंड यूथ शेल बी नॉट एक्सप्लॉटेड। हमको क्या करना है, यूथ जो कि आज बेरोजगारी का शिकार है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रोजगार देना नहीं है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में थ्रोली एक्सप्लोटेशन करना है, 12-12 घंटे प्राइवेट सेक्टर में काम करवाने हैं और सैलरी देनी मिनिमम। इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, 7% तक का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, बट गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सप्लोटेशन पे ध्यान नहीं। ठीक है, और चाइल्ड को तो हमको केमिकल फैक्ट्री वगैरह से फंडामेंटल राइट में हम लोग ये चीजें पढ़ते ही हैं। ठीक है, अगर कोई नॉइस का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि वीडियो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, अंडरस्टैंडेबल तरीके से मिल जाए, जो कि आपको समझ में आ जाए कि आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 39 क्या बोल रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो आप लोग इजीली हैंडल कर लोगे। चलो अब देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोल रहा है, टू सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। बिल्कुल, राज्य की जिम्मेदारी बनती है, राज्य की जिम्मेदारी है कि बेरोजगार को रोजगार देना। तो कौन देगा, देगा कौन, या क्या गवर्नमेंट क्या पैसे छापने के लिए बैठी है क्या, ये टैक्स जो वसूल रही है कहां जा रहा है कि नहीं, जो टैक्स जीएसटी 1,70,000 करोड़ हर महीना छाप रही है, तो ये जा कर रहा है जीएसटी। तो रोजगार कौन देगा, इनके पिताजी, देना तो इन्हीं को चाहिए ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो फैल रहा है समाज में, जो डॉक्टर इंजीनियर बनते जा रहे हैं अभी, तो कहां जाएंगे, रोड पे कटोरा लेके मांगेंगे क्या, नहीं ना। तो इनको हमको देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ते जा रहा है उनको। दूसरा, ओल्ड एज मतलब जो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धों को भी तो पेंशन वगैरह 500 रुपए महीना दी जाती। वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। 500 रुपए में तो आजकल क्या आता है, अब इन्फ्लेशन में पहले ही बता चुका हूं, 700 रुपए, सॉरी 7% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सिकनेस या डिसेबिलिटी मतलब उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, टीबी, कैंसर या कुछ डिसेबिलिटीज हो जाए, तो उनको संभालने का काम भी क्या है, गवर्नमेंट का है। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए एसेट ही है। ऐसा नहीं है कि अगर वो वृद्ध हो गए तो देश के लिए कुछ काम के नहीं, भाई उनका अनुभव तो काम का होता है ना। ठीक है, दूसरी चीज, राइट टू वर्क पे फोकस करना है, एजुकेशन दिलवानी है बच्चों को, और पब्लिक असिस्टेंस भी देना है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 क्या बोल रहा है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस देना है। किस किस चीज में, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस या डिसेबिलिटी मतलब बीमार पड़ गए हो या आपकी कुछ अपंगता आ गई है शरीर में, तो भी राज्य को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है, सिक्योरिंग जस्ट द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फ्रॉम द मटर्निटी लीव। मतलब जो महिला क्या कर रही है, अपना क्या बोलते बच्चे को डिलीवर कर रही है, तो उसको भी ध्यान देना है, हमको क्या करना है, उनका भी ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि बेसिकली वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज, अगर वो कहीं काम कर रही थी तो बेसिकली उसको 2 बच्चे तक, मतलब अगर 2 चाइल्ड हुए हैं, जब तक उसको 6 मंथ तक का पे लीव देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पे लीव देना पड़ेगा। तो छोटी कंपनीज तो ऐसा करती नहीं है, बट बड़ी जो फर्म्स होती हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, और ये जरूरी भी है। क्यों, नहीं तो फिर जब वो प्रेगनेंसी में है तो, और जब उनको 6 मंथ या 7th मंथ लग जाता है, उसके बाद जब डिलीवर करने का टाइम होता है तो वो जॉब छोड़ेंगे।
तो फिर फैमिली इनकम में तो प्रॉब्लम आएगा ना। इस वजह से 6 महीने तक की सैलरी उनको देना पड़ेगा और ह्यूमन कंडीशंस देनी पड़ेगी। ह्यूमन कंडीशन मतलब टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, अगर ज्यादा गर्मी है कुछ ऐसा काम है तो वहां एसी भी लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है वुमेन्स के लिए। दूसरा, ये सब तो लॉ आ चुके हैं, इंडस्ट्री लॉ वगैरह ये सब आ चुके हैं, कभी उस पर भी अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरी चीज होता है ये स्कर्चर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, जहां बच्चों को जैसे बच्चों माता अपनी बच्चों को लेके आती है साथ में, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग 2-3 साल तक उसको करना पड़ता है। तो हाँ, माता अपना काम भी कर सकती है और बीच में 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी जा सकती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है, सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मटर्निटी लीव। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलो, मुझे लग रहा है एकदम घोट के दिमाग में एकदम घुस जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आज छोड़ना नहीं। आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, टू सिक्योर ऑल वर्कर लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बिल्कुल, क्या करना है, कोई भी वर्कर हो, कोई भी लिविंग वेजिस जो एक जीने के लिए एक चाहिए होता है, तो अभी गवर्नमेंट ने रखा है 500 रुपए। 500 रुपए मिनिमम आपको वेज तो देना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो डिसेंट लिविंग ऑफ लाइफ वो जी सके, कोई भी वर्कर हो। देखिए, सबको अपना घर गृहस्थी चलाना होता है, बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, सबको चलाना है, तो कैसे, तो एक लिविंग स्टैंडर्ड वाली चीजें अगर उनको मिलेगी, एक मिनिमम सैलरी उनको मिलेगी, जब जाके तो आगे काम होगा ना। तो आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, टू सिक्योर ऑल वर्कर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो अच्छी लाइफ जी सके, ठीक है। फिर देखते हैं 43A, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। किसके थ्रू लाया गया है, अमेंडमेंट के थ्रू। The state shall take step to secure participation of worker in the management of इंडस्ट्री। तो यहाँ क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या है, वर्करों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, कुछ राइट्स उन्हें भी मिलने चाहिए, यूनियन बनाने का भी उनको एक राइट्स मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट में भी वर्कर के पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में, 43A के अंदर। चलो आगे बढ़े, आर्टिकल 47, टू राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। सबसे बड़ी चीज है, आज भी 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें से 24 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि अभी भी हमारा जो मैटरनिटी लीव है, और जो मैटरनिटी जो सेक्स रेशो है वो बहुत ज्यादा तकलीफदायक है। क्यों, क्योंकि आज भी 1000 बच्चे जहां पैदा हो रहे हैं तो उसमें 24 की डेथ ही हो जा रही है। तो इसको हमें और कम करना है। दूसरी चीज है, न्यूट्रिशन लेवल और बढ़ाना है, किसका, मदर का, मतलब माताओं का जो कि बच्चे डिलीवर कर रही है। क्यों, क्योंकि जब इनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, जब ही तो बेबी का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा। और हमारे इंडिया में न्यूट्रिशन लेवल बहुत पुअर है। अगर आप देखोगे ज्यादातर जो महिलाएं उसमें जो अनीमिया है उसकी कमी देखने को मिलती है, मतलब आयरन की कमी। आयरन मतलब ब्लड की कमी देखने को मिलेगी, मिनरल्स की कमी मिलती है। तो जहां भी देखो कैल्शियम की कमी और विटामिन की कमी आपको देखने को ही मिलेगी। तो उसी पे हमको क्या करना है, आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है, राइज टू लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ पे भी फोकस करना है। तो मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा बने। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्यादा बनेगा तो जो प्राइवेट सेक्टर का जो स्कैम चलता है, मैं स्कैम ही बोलूंगा इसको, ये खत्म हो जाएगा। आज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 500 रुपए मिनिमम तो खर्चा है ही है। कहां से गरीब आदमी की दिहाड़ी 500 रुपए होती है एक दिन की, कहां से वो खर्चा करेगा। तो कम से कम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, ज्यादा से ज्यादा क्या करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। तो अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली यू विल टैकल ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलो आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल। देखो गांधी जी बहुत सरल इंसान थे, उनके बारे पे भी कभी उनकी किताब पे मैं डिस्कस करूंगा, पूरे उनकी किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा गांधी जी क्या थे। ठीक है, तो आर्टिकल 40 गांधी जी के मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है, गांधी जी के बारे में नहीं, गांधी जी की प्रिंसिपल की बात कर रहा है। देखिए ये कह रहा है विलेज पंचायत बनाना चाहिए, और इन्हीं की बदौलत है, यही इन्हीं की बदौलत थे 74th एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें पंचायती राज
और अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया है। और यही आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है कि हर जगह विलेज पंचायत बनना चाहिए। तो आपको अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि पंचायती राज के लिए सबसे पहली कमेटी का नाम बताइए आप, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि पंचायती राज बनाने के लिए सबसे पहली कौन सी कमेटी आई थी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया 74 और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है, मतलब कौन से आर्टिकल में 73 आया है 11th शेड्यूल के अंदर और 74 आया 12th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, 12th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। 74th और 73rd, तो मुझे बताना सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी थी जो कि पंचायती राज के ऊपर बनी थी, ठीक है। और सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए किसी भी बिल्डिंग की मजबूती रखने के लिए सबसे पहले आपको नींव तैयार करनी होती है, और नींव क्या है हमारी पंचायत। पंचायत मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले आपको ग्राम सभा को उठाना पड़ेगा। ग्राम सभा जब उठेगी जब ही तो ब्लॉक उठेगा, और ब्लॉक उठने के बाद ही तो डिस्ट्रिक्ट बनेगा ना। तो इसी तरीके से हमको डेवलपमेंट करना है। चलो, आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 43 बोल रहा है तो स्टेट शेल प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब सूक्ष्म लोग, जिसे हम क्या बोलते हैं एमएसएमई, इस पे गवर्नमेंट अब काम कर रही है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटे रोजगार होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, एसएचजी जिसे बोलते हैं, जैसे जो अगरबत्तियां बनाते हैं, जो चम्मच बनाते हैं, जो कि रबर की कटिंग्स वगैरह करते हैं, छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं उनको प्रमोट करना है, उनके लिए लोन देना है, जैसे कि किशोर लोन, और वो दो तीन लोन और थे मुझे भी याद नहीं आ रहा था, सूक्ष्म लोन, किशोर लोन, ऐसे करके आपको 10 लाख रुपए तक का लोन भी मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर सको। तो ये भी आर्टिकल 43 में, देखिए ये जितने भी आर्टिकल है गवर्नमेंट ने लॉ लेके आ चुका है, सिर्फ मात्र एक ही आर्टिकल है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 43। गांधीयन प्रिंसिपल से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है, विलेज पंचायत बनाना है। आर्टिकल 43 क्या बोल रहा है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 43 बी। यहां क्या बोल रहा है, आर्टिकल 43 बोल रहा है कि प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब कुछ लोग मिल के क्या करें, एक यूनियन बनाए और उसको फंड करे, जैसे कि अमूल, देश का मिल्क। ये अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने बहुत सारे जगह फ्लैट्स वगैरह देखे हुआ लिखा रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका मतलब क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उसके साथ क्या करेंगे, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कुछ कुछ अपना पैसा जरूरतमंद जब लगती है उनको तो वो ले सकते हैं, बिल्कुल लो इंटरेस्ट में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 43, और ये फंडामेंटल राइट में भी ऐड है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट किसके अंदर है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के अंदर है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बी में डाला है तो साथ साथ में फंडामेंटल राइट में भी डाला हुआ है। तो क्वेश्चन चूके ना, एक क्वेश्चन गलत तो 4 नंबर उड़े डायरेक्ट। तो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक तरीके से और अच्छे से जवाब लिख के आना है, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है मेरे पढ़ाने के बावजूद भी, तो मैं फिर यही मानूंगा कि आप ढंग से स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 46। क्या देखेंगे, आर्टिकल 46। चलो इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है, प्रमोट करना है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब बात हो रही है एससी एसटी कास्ट की, ठीक है, और अदर वीकर सेक्शन। देखिए एससी और एसटी और ओबीसी, ओबीसी को तो हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं, थोड़ा सा वो अदर बैकवर्ड क्लास में आ जाता है, तो पर मैं बात करूंगा एससी और एसटी कम्युनिटी की। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एससी और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, तो उसका जवाब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में देना चाहूंगा, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाए चीजों को तो मैं आपको समझा दूंगा। और गवर्नमेंट और हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कॉन्सेप्ट क्यों लाया रिजर्वेशन का, समझिए ये जरूरी है। और कौन से आर्टिकल में, फिर एक बार जस्टिफाई करो, आर्टिकल 46 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 46 के अंदर है क्या, एससी एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन देना है। देखिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स,
तो सबसे पहले अब मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको, शेड्यूल कास्ट वो क्लास होती है जिसे हम अनटचेबल बोलते हैं, अनटचेबल। 2 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इरेजर। किसको बोला जाता है? एससी को अनटचेबल, ठीक है। तो एससी को क्या बोला जाता है? अनटचेबल। और एसटी को क्या बोला जाता है? ट्राइबल पीपल। क्या बोला जाता है? ट्राइबल। तो पहले एससी की बात करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो समाज में पिछले 2500 साल से प्रताड़ित है। किस चीज से? इनको पहले एजुकेशन नहीं मिली। सबसे पहली चीज, एससी कम्युनिटी को एजुकेशन नहीं मिली। दूसरी चीज, इनको समाज में इक्वलिटी नहीं मिली। इनको क्या नहीं मिली? इक्वलिटी नहीं मिली। और तीसरी चीज जो इनको मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। इन्हें कोई भी, जो आप बोल सकते हो नेचुरल रिसोर्सिस हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, वो इनको कभी नहीं मिली। तो आप बताइए, जब ये 2500 साल से, इसमें वुमेन्स भी आ जाती है, अगर मैं बोलूं तो इसमें वुमेन्स भी आ जाती है, उनको भी राइट्स नहीं मिले। तो बताइए, जब इनको, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? बताइए। दूसरी चीज है, आप 77 ईयर हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का बने, अब आप बोलते इनके पास इक्वलिटी तो आ गई, ये लोग एजुकेटेड तो हो गए। हाँ, अगर 100 में से कोई 2 बच्चा एजुकेटेड हो गया, उसका मतलब क्या इनने एजुकेशन ले ली? इसे एजुकेशन नहीं बोलते बेटा। इसको बोला जाता है अभी भी समाज में इम्पेरिटीज हैं, और अभी भी हमको समझना। और ट्राइबल पीपल जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल इनका रिसोर्स है, तो अगर इन लोगों को हम एकदम एजुकेटेड कर रहे हैं, समाज में इनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो बताइए इसमें गलत क्या है? और समाज में इनकी आवश्यकता है, क्योंकि इनकी भी तो मेजोरिटी है, ठीक है ना। तो हमको समझना पड़ेगा, समाज में एससी एसटी कम्युनिटी भी हमारा ही पार्ट है, और हमें क्या करना है? इनको रिजर्वेशन देना है, एजुकेशनली और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट, फिर आर्टिकल 47 देखते हैं। आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? शेल हैव टू टेक इंप्रूव पब्लिक हेल्थ प्रोविडेड कंजम्पशन ऑफ, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। समाज में हमको नशीले पदार्थ बंद करने हैं। देखिए, गुजरात जैसे राज्यों में तो हो गया है, बिहार में भी हो गया है, पेपर में हो चुका है, बाकी तो हुआ नहीं हुआ वो उनकी जाने। तो बेसिकली आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? हमको लोगों की हेल्थ सुधारनी है, साथ में इन टॉक्सिक ड्रिंक्स को बंद करना, जैसे शराब हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, ये सबको बंद करना। देखिए, एक व्यक्ति जो शराब पीता है ना, वो उसकी पूरी पीढ़ी को खराब कर देता है। कैसे? जब वो शराब में डूब जाता है तो उसकी जो क्षमता होती है जीने की, वो तो कम होती है। दूसरी चीज है, वो शराब के लिए कुछ भी कर सकता है, तो उसकी फैमिली को कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, उसकी जो लोग जुड़े हुए हैं उससे, उसको कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है, चाहे उसके बच्चे हों, उनके एजुकेशन पे। दूसरी चीज है, उनके मतलब बेसिक राइट्स जो उनको मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं। और आप तो जानते ही हो, जो सोशल डिलेमा है समाज में, कि मतलब एक आदमी अगर शराब पी रहा है, तो भाई वो कम से कम खर्चा करेगा। क्या खर्चा करेगा? वो बेसिकली अपने ऊपर ही खर्चा करेगा। तो घर गृहस्थी में जो इंसान है, उसके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो शराब बंद होनी चाहिए, ड्रग्स, अफीम, गांजा, ऐसी चीजें, टॉक्सिक चीजें बंद होनी चाहिए। तो कहां लिखा है? आर्टिकल 47 में। दूसरा, आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है? प्रोविडेट स्लॉटर ऑफ द काउ, काव्स एंड अदर मिल्चेस। मतलब जो भी दूधारी गाय है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, इन सबको हमको प्रिजर्व करना है, इनको मारना नहीं है। ये गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी की विचारधारा है ये। और हमको क्या करना है? इंप्रूव करना है इनकी ब्रीड्स, इनको बचाना है और नई ब्रीड्स लेके आना है। क्यों? जब हमारे यहाँ समाज में नई ब्रीड्स आएंगी, तभी तो अच्छी नस्ल बनेगी और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है ना, जिसे हम व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्यों आया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन इसीलिए आया था ना, कि समाज में अच्छी से अच्छी नस्ल लेके आनी है, जिसके वजह से क्या हो सके, हम प्रोडक्शन कर सके मिल्क का। दूसरी चीज, हमको क्या करना है? गौ हत्या रोकना है, बकरी हत्या रोकना है, और आपके ऊंट, भैंस, ये सबको काटने से रोकना है। जो भी दूध दे रहे हैं उनको तो रोकना ही कम से कम। ठीक है, तो यहां तक गांधीयन फिलॉसफी आपको समझ में आई। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे मतलब नेक्स्ट सेशंस में क्वेश्चंस रखूंगा मैं, आप निश्चित रहिए। चलो आगे देखिए। अब देखते लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे कुछ बात करते हैं। जैसे कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, यहां से डैम श्योर है, मैं लिख के देता हूं, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली वो कोड होता है जो कि आपके मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी किसको मिलेगी और नहीं मिलेगी, उसके लिए सिविल कानून मतलब जो भी कानून है वो समान होने चाहिए। ठीक है, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो डजेंट मैटर, उसको कानून तो सेम ही मिलना है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेट शैल इंडोर्स सिक्योर यूनियन सिविल लॉ, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44। ठीक है, अच्छी बात है। और गोवा पहला राज्य है जिसने क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया हुआ है। उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहा है लाने की, सॉरी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी लाने की कोशिश कर रहा है, पर वहां के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है या अदर रिलीजन के पॉपुलेशन है वो एग्री अभी तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में सहमति भी जरूरी होती है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, कितनी, 6 to 14 ईयर। अब ये कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारा, फंडामेंटल राइट आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, और आपको कमेंट में डाउन करना है आर्टिकल 45 में जो लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है कि बच्चों को 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को क्या देना है, आपको बेसिक एजुकेशन देना है, मतलब 1st to 10th क्लास तक का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और अच्छी जैसे आंगनवाड़ी है, वहां न्यूट्रिशन, दूध दलिया वगैरह, ब्रेड फ्रूट्स ये सब भी दिए जाते हैं बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल में दिए जाते हैं, और कुछ फंड भी दिए जाते हैं कि बच्चे पढ़े। ठीक है ना, तो इस वजह से आर्टिकल 45 लाया गया है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, यहां तक आपको समझ में आया, तो क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं मैं, छूटा हो जाएगा काम। ठीक है, चलो आर्टिकल 45 आपके लिए इतना कष्ट कर रहा हूं मैं, देख लो, आपके लिए इतना कष्ट कर रहा हूं तो लाइक और शेयर तो बनता है, लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे जो बेनिफिट ले सके। ठीक है, एक एक चीज को डीप एक्सप्लेनेशन की, क्वेश्चन साला कहीं से भी घुमा के पूछ ले, क्वेश्चन सटीक जवाब देंगे हम तो। ठीक है, चलो, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न साइंटिफिक मैनर, तो आर्टिकल 48 क्या बोल रहा है, हमको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से अपग्रेड करना है। एग्रीकल्चर जैसे आप देखते हो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, व्हाइट रिवोल्यूशन आया, और काफी पिंक रेवोल्यूशन आया, ये सब रिवोल्यूशन लाए गए क्योंकि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को हमको यूज करना है, और उसमें क्या करना है, हम लोगों को अच्छे से डेवलप करना है उसकी ब्रीड्स वगैरह। ठीक है, चलो आर्टिकल 48 ए, ये आर्टिकल जोड़ा गया हुआ है बाद में अमेंडमेंट के, टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो सबसे बड़ा इशू है, क्या इशू है, हमको इन्वायरमेंट को बचाना है। अगर इन्वायरमेंट नहीं बचा तो तुम किस काम के नालायक हो, अगर इन्वायरमेंटल ही नहीं बचा, इकोलॉजी ही नहीं बचा, तो तुम कैसे जियोगे, प्लांट्स है नहीं, एनिमल्स है नहीं, तो तुम कैसे जियोगे। अरे बेटा, यूनिवर्स में या हमारे इस अर्थ पे आपको ये सब चीजें मिली है ना फ्री में, इसको यूटिलाइज करने के लिए लिमिटेड यूटिलाइज करो, बर्बाद मत कर दो। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, वन वनस्पतियां उजाड़े जा रहे हैं, ये नहीं करना है हमको। हमको क्या करना है, इंप्रूव करना है एनवायरमेंट को और सेफगार्ड को। ठीक है, समझ में आ, वाइट शेयर को बचाना है भैया, शेयर नहीं बचेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। 48 ए क्या बोल रहा है, इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। ये बाढ़ जो आते हैं ना, सुनामी, बाढ़ और ये सब जो हो रहे हैं ना, ये सिर्फ इसी का नतीजा है कि हम लोग बर्बाद करे जा रहे हैं। दूसरा आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट प्लेस आर्टिस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। हमको सब जगह बचानी है, ताजमहल पे जाके दिल मत बना के आना, ऐसा गंदा सा दिल बना के आते हैं वहां लोग, ऐसा ये दिल, ये हाँ, ये ऐसा सड़ा सा दिल बना के आते, ये ऐसा तीर बना के, अरे शर्म कर लो। हैं, यहाँ पी, यहाँ एस लिख के आ जाएंगे, हैं, ये क्या तुम्हारे घर की चीज है क्या है। अरे भैया 500 साल की विरासत है, उसको संभाल के रखना नहीं है इन लोगों को, और क्या करना है, वहां जाके मूवमेंट्स को खराब करना है। ठीक है, हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे मतलब बहुत एशियन टाइम पीरियड की चीजें हैं, उनको बचाना है। तो आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्ट द मोन्यूमेंट्स एंड द आर्टिजन्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 48 ए, आप याद रखना, एनवायरमेंट को बचाना है। दूसरा आर्टिकल 50, स्टेट शेल हैव टू स्टेप सेपरेट जुडिशरी। हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछा है, डायरेक्टली पूछता है, आर्टिकल कौन सा ये बोल रहा है कि सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव। देखिए,
न्यायपालिका का काम अलग है और एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लॉ बना है, जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका, एग्जीक्यूटिव का। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आईएएस आईपीएस, ये कैटेगरी आती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है भैया, इनको बचाना है। ठीक है, किसको बचाना है कि भैया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में झगड़ा ना हो जाए। तो इस वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखा हुआ है। जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां तक समझ में आया। तो आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा सेपरेट जुडिशरी विद द एग्जीक्यूटिव। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो यू इजीली आंसर डाउन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। चल फिर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये आर्टिकल 51, टू स्टैब्लिश पीस, हमको पीस रखना है। ठीक है, भले हम कितने भी न्यूक्लियर वेपन हमारे पास हो, पीस रखना और सिक्योरिटी, टू शेल इंडेवर मेंटेन जस्ट ऑर्नेबल रिलेशन विद द नेशन। बिल्कुल भाई, वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, हमको पीस ही रखना है। वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम भाई सबका सम्मान करते हैं, भले चाइना हो कोई भी हो। हाँ, और जब हम पे कोई आक्रमण होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमारे फौज की मान्यता है। दूसरी, फॉरेस्ट फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ। बिल्कुल, हम जो इंटरनेशनल, जैसे यूएन ने कोई लॉ बनाया है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट हाँ अगर हमारी इंटीग्रेटेड और हमारे मतलब आत्मनिर्भर पे बात आ जाती तो फिर हम नहीं मानेंगे, ये भी चीज याद रख लेना। इनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड आर्बिट्रेशन। तो अगर कोई मसला है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का मसला, हाँ तो ये हम खुद ही सुलझाएंगे। अब भले यूएन कितना भी बीच में आ जाए, ये हमने बोल के ही रखा हुआ है पहले से ही कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसले हम खुद सुलझा लेंगे, आप रहने दो साइड में। ठीक है, तो हम पहले से ही इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको क्या करना है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 के अंदर बताया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखिए कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बट जरूरी है। सबसे पहले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सबसे बड़ा, इस पे एकदम वीडियो बनाऊंगा डिटेल कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया क्यों। तो ये पार्ट 4 के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे 39A फ्री लीगल एड, गरीबों को फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, मतलब उनको स्कीम्स मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। 43A क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मैंने यही बोला था आपको। 48A क्या बोल रहा है, हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो ज्यादा लेंथ खींचने से मजा नहीं आएगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 1978 में। पहले कब आया था, 76 में आया 42, 44 कब आया, 78 में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। तो इसमें आर्टिकल 38 लेके आया गया, टू मिनिमाइज अनइक्वेलिटी और एलिमिनेट द स्टेटस, मतलब गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं हटाना है। तो कौन से आर्टिकल में लाया था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया, कौन से आर्टिकल में चेंज करके, आर्टिकल 38 के अंदर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, स्लो करके पढ़ना, फास्ट ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आया राइट टू प्रॉपर्टी, हमने एलिमिनेट कर दी थी, और ये अभी 300 में, आर्टिकल 300A के अंदर है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था। फिर ये भी किसमें आया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ये थोड़ा सा याद रखना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आया था, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई थी। फिर दूसरा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लाया गया था, आर्टिकल 45 डीपीएसपी के अंदर, जिसमें 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 21A के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर आपको ये चीजें बताई गई। तो कमेंट में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था तो लिख देना, प्यार से बता ही दिया मैंने तो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे बस इतना बता दो, इंफॉर्मेटिव लगा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने चाहिए, अपने ये नॉलेज के भंडार में सब आ जाने चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ऐसा ऐसा डाटा लेके आऊंगा ना कि आप भी सोचोगे सर मजा आ गया, प्लस इंफॉर्मेटिव है, मतलब एग्जाम निकलेगा, तुक्केबाजी नहीं चल रही है, एग्जाम निकालना है अपने को। ठीक है, तो एग्जाम निकालना है तो जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं। और मैं बस इतनी आशा करूंगा कि अच्छे से आप लोगों की स्टडी चलेगी और स्टडी के साथ साथ आप लोग इंजॉय करेंगे। तो बस मैं आपसे यही आशा करता हूं। थैंक यू ऑल।